आज बात होगी हर अहम मुद्दे की, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात के चुनावी घमासान की करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 4 चुनावी रैलियां की हैं। मोदी ने गुजरात के भुज, जसदान, छलाला और कदोदरा में रैलियां की हैं और हर रैली में पीएम मोदी एक से बढ़कर एक जुबानी तीर चलाते हुए नजर आए हैं। जहां एक तरफ उन्होंने खुद को गुजरात का बेटा बताकर जनता से जुड़ने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखे सवाल भी उठाए। સવાલ તમને પૂછું છું, જ્યારે દેશના જવાનોએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી, મુંબઈમાં આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો, ઉરીમાં પણ આવીને આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો। સરકારમાં ફરક શું હોય છે, નેતામાં ફરક શું હોય છે, દેશ માટે જીવવા મરવાનો મતલબ શું હોય છે। ઉરીમાં અમારા જવાનોને માર્યા, મારા દેશના ફૌજીઓ એમના ઘરમાં જઈને સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીને મૌતને ઘાટ ઉતારીને આવ્યા। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी दंगल में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, तो दिल्ली में भी सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा जमकर गूंजा। पूर्व वायुसेना अधिकारियों ने दावा किया कि 26/11 के हमले के बाद वायुसेना सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बदला लेना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत नहीं दी। सर्जिकल स्ट्राइक देश के इतिहास का वो लम्हा जब उरी में हुए आतंकी हमले का हिंदुस्तान के बहादुरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। एलओसी पार देश के शूरवीरों ने टेरर कैंप्स तबाह किए और कितने ही आतंकियों को मौत की नींद सुला दी। इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया था और अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र उठा। वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है मुंबई पर 26/11 के हमलों के बाद वायुसेना सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी। इस स्ट्राइक का मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना था। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वायुसेना को उम्मीद थी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हाफिज को भी निशाना बना लेंगे। हमने ऐसा तैयारी करके रखा कि हम पाकिस्तान को दिखा देंगे यहाँ स्ट्राइक किया, उसके बाद हमारे सारे संख्या को रेडार में दिखाई दे और उनको कहे कि आप आ जाओ, हम तैयार हैं आपके लिए। तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है। नाउ गवर्नमेंट ने कौन सा ऑप्शन सोचा नहीं सोचा, चीफ ही पता होगा, चीफ को ही पता होगा, हमें भी पता था। और किस कारण के लिए, कोई कंपल्शन होगा, इंटरनेशनल रीजनिंग होगा, पता नहीं, गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया। बट दुख की बात यह है कि 26/11 हो गया, परंतु हमारे तीनों चीफ को उन्होंने करीब 40 घंटा के बाद बुलाया बात करने के लिए। तो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी था, जो मौका था, वो तो खत्म हो गया ना। वायुसेना अधिकारियों के इस दावे के सामने आते ही सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिशों के इस दावे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने यूपीए सरकार और कांग्रेस के इरादों और बयानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। यूपीए के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक बनाने का प्रयास किया था उन्होंने। पूरा विश्व कुछ और मान रहा था, जबकि ये कुछ और बोल रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के चुनावी घमासान में अब सर्जिकल स्ट्राइक भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन। पूर्व वायुसेना प्रमुख प्रणब कुमार बारबोरा ने 26/11 के बाद एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक के प्लान को लेकर कुछ और अहम बातें सामने रखी हैं। न्यूज नेशन से खास बातचीत के दौरान बारबोरा ने यह भी बताया कि वायुसेना पाकिस्तान को सख्त पैगाम देना चाहती थी।
प्लान लीक ना हो, इस वजह से पूरा प्लान सरकार को लिखित में दिया गया था। बारबोरा के मुताबिक प्लान पेश करने में 40 घंटे बाद तक सरकार की तरफ से वायुसेना से संपर्क नहीं किया गया। बारबोरा ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी बताया कि पाकिस्तान भी किसी किस्म की कार्रवाई से डरा हुआ था और इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने उत्तरी इलाकों में विमानों की तादाद भी बढ़ा दी थी। बारबोरा का कहना है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के लिए भी वायुसेना तैयार थी। तो न्यूज नेशन के कैमरे पर पूर्व उप वायुसेना प्रमुख बारबोरा के बयान के बाद हमने कांग्रेस का पक्ष भी जाना, लेकिन बारबोरा के बयान पर कांग्रेस नेता एक अलील ही दलील देते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बारबोरा के बयान की टाइमिंग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अटल जी की सरकार में 6 महीने फौजी खड़े रहे थे सारी सरहदों पर। राजस्थान की तपती हुई धूप के अंदर, तपते हुए रेत के ऊपर 6 महीने खड़े रहे थे। मेरी बहुत सारे फौजियों से बात हुई थी जो ये तलाश करते थे कि कोई पेड़ का साया नजर आ जाए तो थोड़ी देर उसके अंदर खड़े हो जाएं। तब ये कहाँ थे? तब सरकार पे इन्होंने कितना दबाव डाला था? तब सरकार ने क्यों नहीं हमले का फैसला किया था? मैं इस सवाल का जवाब इन रिटायर्ड ऑफिसर से जानना चाहता हूँ। न्यूज नेशन पर पूर्व उप वायुसेना प्रमुख बारबोरा के इस खुलासे के बाद अब वापस रुख करते हैं गुजरात का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर जगह सरकार के इरादों और कामयाबी को जाहिर किया। इसी सिलसिले के दौरान मोदी ने डोकलाम का भी जिक्र किया और बताया कि ऐसे डोकलाम के जरिए दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना। ત્યારે ડોકલામની અંદર ભારતની સેના આંખમાં આંખ મિલાવીને ઊભી હતી। 70 દિવસ સુધી હિન્દુસ્તાનની સેનાએ મચક નહોતી આપી, ત્યારે તમે ચીનના એમ્બેસેડરને ગલે લગાવતા હતા। मोदी ने हर जगह कांग्रेस को निशाने पर लिया और इस बार पर कांग्रेसी नेता भी जवाब देने के लिए सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इन बयानों को मार्केटिंग करने का तरीका तक करार दे डाला, तो आनंद शर्मा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप ही मढ़ डाला। नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने मार्केटिंग में बहुत आगे हैं, तो ये अब वहां पर गरीबों के वोट को पोलराइज करने के लिए ये कह रहे हैं कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लोगों को भावुक करना चाहते हैं। वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं कि उन्होंने वायदा खिलाफी की है और धोखा दिया है। जो उन्होंने देश के नौजवान, देश की महिलाओं को जो उन्होंने वचन दिया था, आज रोजगार टूट गया है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जल्दबाजी में गलत जीएसटी का मॉडल लागू किया, नोटबंदी की। प्रधानमंत्री अब अपनी सफाई नहीं दे रहे, बल्कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोग वो सोचते हैं कि भावुक हो जाएं। और गुजरात के चुनावी घमासान चरम पर है। बड़े बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो अलग अंदाज के साथ चुनावी मैदान में उतरकर वोटर्स तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं अजय चौधरी, जिन्होंने वोट मांगने के लिए गंगाजल को सहारा बनाया। गंगाजल की ये वोट नीति किस तरह चल रही है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये है अजय चौधरी, जो रोज कुछ इसी अंदाज में लोगों के घर घर जाते हैं और उन्हें गंगा जल देकर अपने लिए वोट मांगते हैं। अजय चौधरी बीजेपी के बागी नेता हैं। ये सूरत शहर के महामंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब पार्टी ने किसी भी उत्तर भारतीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 84 विधानसभा सीट से ताल ठोक दी। अजय चौधरी इन बोतलों के साथ घर से निकलते हैं जिनमें गंगा जल भरा होता है। ये बोतल लोगों को देकर वो उन्हें अपनी जमीन और मां गंगा की याद दिलाते हैं और एक उत्तर भारतीय को विधायक बनाने की अपील भी करते हैं। अजय चौधरी को उम्मीद है कि मां गंगा उन्हें जरूर विजयी बनाएंगी। पवित्रता, हम किसी भी काम की शुरुआत जो है में पवित्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और चूंकि हम लोग गंगा की गोद से आए हुए हैं, मां गंगा की गोद से आने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग यहाँ पे सूरत में वर्षों से रहते हैं। कई की तो 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ रहती है। उनके समस्याओं को सही रूप में उठाने वाले लोग, उनका अपना प्रतिनिधि समाज से हो,
इस बार ये समाज ने तय किया। जय श्री राम। सूरत में रह रहे उत्तर भारतीय भी अजय चौधरी के इस अंदाज से काफी प्रभावित हैं। इनका कहना है यहाँ के नेताओं ने कभी उनकी सुध नहीं ली, ऐसे में वो एक उत्तर भारतीय को ही अपना जनसेवक चुनेंगे। किसी भी पार्टी ने इस बार हमारे समाज को ऐसी तवज्जो नहीं दी। हमने उन्हें हम उनके लिए हमेशा खड़े रहे हैं, हमारे समाज हमेशा उनके लिए खड़ा रहा। पर कभी भी आज जो मौका था जिसमें हमें ऐसा लगा कि शायद हमें भी कंसीडर किया जाएगा, बस ये कंसीडरेशन मिली नहीं। इस वजह से हमारा जो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं हम उनको वोट करेंगे। चुनाव के मौसम में अक्सर नेता वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के अनूठे प्रयोग करते रहते हैं, जिन्हें वोटर काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या ये जीत की चाबी साबित हो पाएगा, ये तो 18 दिसंबर को ही मालूम चल पाएगा। श्वेता सिंह, न्यूज नेशन, सूरत। और अब खबर गुजरात से दूर दिल्ली की, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। दरअसल ये नोटिस आपके चंदे को लेकर भेजा गया है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग ने 30 करोड़ 67 लाख रुपए के लिए नोटिस भेजा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने चंदे में मिली 13 करोड़ 16 लाख रुपए की जानकारी नहीं दी, जिसे ब्लैक मनी करार देते हुए आयकर विभाग ने 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने जो नोटिस भेजा है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को इस रकम की जानकारी नहीं दी थी और 20,000 से ज्यादा चंदा देने वाले 461 लोगों के नाम पते की जानकारी छिपाई थी। आयकर विभाग ने ये जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो और उसको लेकर साजिशों के कयास आप नेताओं की तरफ से ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो तुरंत ये भी कह दिया गया कि ये साजिश है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार देते हुए नजर आए और विपक्षी दलों ने इसके अपने मायने निकाले। आम आदमी पार्टी ने हमेशा चंदे को ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी बनाने, उसका हिसाब किताब रखने की दिशा में एक ज़बरदस्त कमिटमेंट दिखाया है, नई व्यवस्था दी है जिसकी देश में विदेश में हर जगह तारीफ हुई है और बाकी राजनीतिक दलों को उससे सीखने की सलाहें विशेषज्ञों ने दी हैं। इसके बावजूद हमें पिक करना, हमें टारगेट करना, हमें निशाना बनाना दिखाता है कि ये केवल चतुरतापूर्ण कार्रवाई है। देखिए, कल ही मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी चंदा पार्टी बन गई है। चंदों को उगाही करना, फिर ये दिखाना कि हम जितना भी डोनेशन आता है सारा उसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं। अब इनकम टैक्स ने साफ तौर से उनके ऊपर 30 करोड़ का नोटिस भेजकर ये बताया है कि करीब 262 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार से बहुत ज़्यादा चंदा दिया है किंतु उसको डिस्क्लोज नहीं किया और बहुत सारी बातें हैं। ये आम आदमी पार्टी इससे पहले भी इन सब चीज़ों में घिरी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? अभी सिर्फ नोटिस ही इशू हुआ है, इससे पहले 34 बार शो कॉज नोटिस इनको इशू हुआ है। इनको केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। देश के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा पॉलिसी की समीक्षा की गई और उसमें केंद्र सरकार की ओर से कई बदलाव भी किए गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 8 वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है, जिसके लेकर सियासी पारा उबलने लगा है। लालू प्रसाद यादव को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जिसे घटाकर अब Z कैटेगरी में रखा गया है। लालू को दी गई NSG की सुरक्षा भी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है। गौरतलब है कि Z कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त किसी नेता को NSG की अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिल सकती है। इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को पटना एयरपोर्ट पर मिलने वाली विशेष सुविधा को भी समाप्त कर दिया था। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा कम करने के फैसले के बाद से आरजेडी में बौखलाहट शुरू हो गई। हद तो तब हो गई जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपना आपा खो दिया। तेज प्रताप ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। ये वही तेज प्रताप यादव है जिन्होंने पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी धमकाया था। ये सुरक्षा जो वापस लिया है, आज दिन देख लीजिए कि हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है और लालू प्रसाद यादव जो भी जाते रहते हैं कार्यक्रमों में, तो ये मर्डर कराने की साजिश रची जा रही है। उनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, नरेंद्र मोदी जी का लेंगे। बिना बीप किए हम आपको पूरा बयान सुना भी नहीं सकते, क्योंकि जिन शब्दों का चुनाव किया गया है वो सियासी मर्यादाओं को तार-तार करने वाले हैं। घोर पाप किया, घोर दशकों तक सत्ता के गलियारों में पूरे तामझाम के साथ रहे परिवारों के सदस्यों की जुबान ही अब शोले उगल रही है। बेचैनी और बौखलाहट छिपाए नहीं छिप रही। हमारे पिता का क्या जान नहीं है क्या? उनका जान है। अब बिहार के तमाम लोग गैंगरेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, भाजपा के साथ जाके बैठे हुए हैं। उन लोग का जान का कीमत नहीं है क्या?
लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती का हवाला देकर हंगामा किया जा रहा है, जबकि सच तो यह है कि अकेले लालू की सुरक्षा में कटौती नहीं की गई है, बल्कि इनके अलावा 7 वीवीआईपी की भी सुरक्षा कम की गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी सूची में शामिल है। उम्र का तकाजा ही है कि तेजस्वी लाल पीले हो रहे हैं और लालू यादव उन्हें संयम बरतने की नसीहत दे रहे हैं। लालू के बेटे के विवादित बयान पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। लालू प्रसाद यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो देश से माफी मांगे। 22 तारीख को ही राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बिहार के डिप्टी सीएम पर विवादित टिप्पणी की और उन्हें घर में घुसकर मारने तक की धमकी दे डाली थी। उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर वो शादी में बुलाएगा तो वहीं हम सभा कर देंगे, वहीं तोड़ फोड़ेंगे उसका। 3 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बेटे की शादी है। राजनीतिक बयानबाजी और खींचतान बढ़ती देख सुशील मोदी ने विवाह स्थल बदलने में ही भलाई समझी। अब इनको गुस्सा है कि मेरे कारण या बीजेपी के कारण इनको स्वास्थ्य मंत्री के पद को छोड़ना पड़ा या उप मुख्यमंत्री की गद्दी को छोड़ना पड़ा, तो फ्रस्ट्रेशन में है और अब धमकी दे रहे हैं कि शादी में आकर डिस्टर्ब करेंगे। फिर शादी विवाह का राजनीति से क्या संबंध है? लालू का कुनबा उस वक्त से ही बौखलाया हुआ है जब हाथ में आई सत्ता अचानक फिसल गई और सियासी गलियारों में बुरे दिनों का पुराना दौर वापस लौट आया। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन। और अब खबर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, जहां पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के खिलाफ एक बार फिर आवाम ने आवाज उठा दी। पीओके के त्राल खेल में लोग सड़कों पर बाहर निकल आए और हर जुबान पर बस एक ही आवाज थी, पीओके से वापस जाए पाकिस्तान। आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी पीओके के त्रार खेल इलाके में सोमवार की सुबह का आगाज नारेबाजी और प्रदर्शनबाजी के साथ हुआ। पाकिस्तान वापस जाओ के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और पीओके के त्रार खेल के बाशिंदों ने बता दिया कि पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत को वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। त्रार खेल में इन पाकिस्तान विरोधी आवाजों की अगुवाई कर रही थी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। हाथ में अपना लाल झंडा लिए यूके पीआईपी के कार्यकर्ता बार बार पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत और फौज को ललकार रहे थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक जुलूस नहीं था, बल्कि इसमें समाज का तकरीबन हर हिस्सा शामिल था। औरतों से लेकर बच्चे और बूढ़े हर कोई इस जुलूस के जरिए अपनी आज़ादी की आवाज को दुनिया के कानों तक पहुंचाना चाहता था। दरअसल पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के विरोध में पूरा पीओके उठ खड़ा हुआ है। पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तानी सरकार दोयम दर्जे का बर्ताव करती है। इन लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता है और आवाज उठाने वाले नौजवानों को आईएसआई अगवा कर लेती है। इसी जुल्म और सितम के खिलाफ अब पीओके के लोग लामबंद हो गए हैं और बार बार अपील कर रहे हैं कि कोई उन्हें इस जुल्मी हुकूमत से निजात दिलाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ पीओके के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर पीओके को लेकर विवादित बयान दे दिया। हिंदुस्तान के सियासतदान हमेशा कहते रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आज हकीकत का हवाला देकर पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला विवादित बयान वक्त वक्त पर देते रहे हैं। I don't give controversial statements. I tell them the facts. They don't like to hear the fact. If you don't want to hear the truth, then live in the in untruth. So what is the truth? When truth is that is not our part, and this is not their part. That is the truth. और ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर या फिर पीओके को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ये विवादित बयान दिए हुए। इससे पहले 15 नवंबर 2017 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वेसर्वा ने कहा था कि आखिर कब तक ऐसे ही बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और हम कहते रहेंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है। ये 15 नवंबर 2017 का बयान है। 11 नवंबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, यह कभी नहीं बदलेगा, चाहे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ कितने ही युद्ध क्यों ना लड़े। विवादित बोल नवंबर के महीने में आया ऐसा नहीं है, इससे पहले जुलाई के महीने में भी फारूक अब्दुल्ला का कमोवेश यही अंदाज सामने आया था। 11 जुलाई को भी फारूक अब्दुल्ला ने यही बात की थी कि जब तक आप कश्मीर पर पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकलेगा।
तब तक ये सीज़फायर का उल्लंघन रुकने वाला नहीं। हमें समझना होगा कि कश्मीर मसले में पाकिस्तान भी एक अहम पक्ष है।